नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं महेंद्र रावत एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। मेरे भाई, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए। आरआरबी ग्रुप डी की हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही थी, उसको थोड़ा सा पॉज करते हैं बीच में क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम बहुत ही पास है मेरे भाई। तो जो भी मेरे दोस्त आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं अब। और एक सीरीज हम लोग लगातार लेके आने वाले हैं, सारे एक एक करके वीडियोस लेके आने वाले हैं जिसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम कराने वाले हैं मैथ से रिलेटेड आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हो तो यार जुड़ जाओ फटाफट से। और बस आगे वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ पता चलने वाला है, किस तरीके का मैथ्स का कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो बस फॉलो करो। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे जितने भी संभावित सवाल हैं, मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी के लिए, वो हम देखने वाले हैं। इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चलेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, इस सेशन के अगर पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो इस चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैथ्स बाय रावत सर टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाने वाले हैं। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। साथ साथ में एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि एक बढ़िया प्रैक्टिस हो पाए, है ना। चलिए भाई, क्या दिया पहला सवाल। एलसीएम निकालना है बेटा आपको। फ्रैक्शंस दिए गए हैं 25/7, 15/28 और 20/21। आपको निकालना है एलसीएम। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है, सपोज a/b है, c/d है, e/f है, तो इसमें क्या करते हैं, अगर मुझे एलसीएम निकालना है इसका, तो एलसीएम ऑफ ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स है ना उसका आप एलसीएम ले लो और डिवाइड करना होता है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, ऊपर वाले जो भी नंबर्स हैं न्यूमरेटर्स में उनका आप एलसीएम ले लो और डिवाइड करना होता है आपको जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं उनके एचसीएफ से। तो आपका ओवरऑल फ्रैक्शंस का एलसीएम आएगा। मतलब बेसिकली एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस आपको इस तरीके से निकालने होते हैं। तो तीन फ्रैक्शंस है, हमें तीन फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। क्या फ्रैक्शंस है भाई। पहला है 25/7, दूसरा है मेरे भाई 15/28, तीसरा है 20/21। ठीक है, तो एलसीएम निकालने वाले फ्रैक्शन का मैंने बताया आपको, जो भी चीज निकालनी हो ये फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है अगर एचसीएफ का केस होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर एलसीएम की जगह एचसीएफ दिया हो ना कभी भी, तो ऊपर एचसीएफ आ जाएगा। मतलब जो चीज आपको निकालनी है वो ऊपर न्यूमरेटर्स की वो चीज लेनी है एचसीएफ, और नीचे आ जाएगा मेरे भाई एलसीएम। तो यहाँ पे इस केस में मुझे एलसीएम लेना होगा किसका, 25, 15 और 20। ठीक है, और नीचे डिवाइड करेंगे हम एचसीएफ ऑफ 7, 28, 21। ठीक है, अगर आपने हमारे एलसीएम एचसीएफ की वीडियो नहीं देखी है, आरआरबी एनटीपीसी वाले जो मेरे छात्र हैं, जो मेरे भाई हैं, वो जाके आरआरबी ग्रुप डी वाली सीरीज भी देख सकते हैं क्योंकि लेवल हमने काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो एलसीएम एचसीएफ की अगर आपको सीरीज देखनी है आप वो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना होगा मेरे भाई। एलसीएम अगर आप सॉल्व करते हो अपने कन्वेंशनल मेथड से तो कैसे निकालते हैं, आप ऐसे करते हो ना, 25, 15 और 20। ठीक है, तो आप करिए इसको, 5 से कटेगा ये 5, 25, 5 या 15, 5 को 20, फिर 5 से काट देंगे 1, 3, 4। अब मुझे 3 से लेना पड़ेगा 1, 313, ये एज इट इज। लास्ट में बचा मेरे भाई 4। तो जब तक ये तीनों 1 नहीं आ जाते तब तक हमें ये फैक्टर्स करने होते हैं, यही तरीका होता है। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्ट होगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं एलसीएम कितना होने वाला है। 5 गुणा 5 25 और 3 गुणा 4 12। तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 300। ठीक है, तो ऊपर का एलसीएम कितना आ गया, 300। भाई नीचे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप ध्यान से देखो इधर, जो लोएस्ट नंबर है 7 है। 7 इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे छोटा वाला नंबर देखना होता है। 7, 7 इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, यानी कि जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट आपका कॉमन फैक्टर हो सकता है वो 7 ही हो सकता है यहाँ पे। तो 300/7 इस सवाल का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी सही जवाब आया होगा। ए ऑप्शन आप लोगों का भी आया होगा, जिसका एलसीएम और एचसीएफ की कैलकुलेशन फास्ट है।
हार्डली 5 सेकंड लगेंगे इस सवाल को करने में, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोला जी? एक्स 5 फीट लंबा है और उसकी छाया 3 फीट लंबी है। यदि एक इमारत की छाया 30 फीट लंबी है तो इमारत की ऊंचाई क्या है? बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। ये आपने किए होंगे इस तरह के सवाल। हमें क्या लेना होता है इसमें? एक, अगर मैं एक्स की बात करूं, ये एक्स है हमारा, ये 5 फीट लंबा है भाई, और इसकी जो छाया पड़ रही है वो कितनी लंबी है? 3 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह से ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। वैसे ही एक ट्राइंगल हम यहाँ बनाएंगे। इसमें हम कांस्टेंट क्या रखने वाले हैं कि जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जो सन की डायरेक्शन है लाइट की, वो कांस्टेंट सेम मानी जाती है। तो जो एंगल फॉर्म होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फॉर्म होता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या लगता है कि जो रेशियोज हाइट और बेस के इस केस में बन रहे हैं वही रेशियोज इस केस में बनेंगी, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या बोला है? यदि एक इमारत की छाया, अगर ये इमारत है आपकी, इसकी छाया 30 फीट लंबी है मेरे भाई, 30 फीट लंबी है, तो इसकी आपको हाइट बतानी है। तो बता सकते हैं क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। देखिए ध्यान से, आपको जस्ट कंपेयर करना है बेटा। 3 की वैल्यू यहाँ पे 30 के बराबर है, तो आप बता सकते हो कितना गुना है? 10 गुना। तो यहाँ पे भी तो सेम चीज होने वाली है। मैंने बताया आपको कि रेशियो सेम रहने वाले हैं, क्योंकि जो सन की डायरेक्शन है, लाइट की डायरेक्शन है, वो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ गुणा 10 होगा, तो यहाँ भी गुणा 10 कर दो। 5 गुणा 10 मेरे भाई कितना आ गया? 50। यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ जाएगी? 50 फीट है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ रहे होंगे। यार जहां पे भी तुम्हें लगे ना कि समझ में आ रही है, सारी चीजें बढ़िया से चल रही है, आगे तक हमें प्रैक्टिस मिलने वाली है तगड़ी वाली, तो जाके वीडियो को लाइक कर देना। और जो जो आपके दोस्त हैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनमें तो ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनका भी फायदा हो यार। कंपटीशन की भावना होती है, मैं समझ रहा हूँ, पर शेयर जरूर करना यार, है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, चलो। लीजिए भाई अगला सवाल। कॉस्ट ऑफ 3 चेयर और 2 टेबल की कितनी कॉस्ट दे रखी है? 700। और 5 चेयर, 3 टेबल की कॉस्ट दे रखी है 1100। इस तरह के सवाल आपने काफी देखे होंगे चेयर टेबल पे, ठीक है। तो आपको निकालना है 1 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म में बना लेते हैं कि अगर 1 चेयर की कॉस्ट को मैं सी मान लेता हूं और 1 टेबल की कॉस्ट को मैं टी, कैपिटल टी मान लेता हूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी? पहली बनेगी मेरे भाई 3C + 2T। ये कॉस्ट जो होगी बराबर होगी 700 के, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन मिलेगी 5C + 3T बराबर 1100। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, इतनी अगर बात क्लियर है, पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो आपको निकालना क्या है? जो निकालना है वो ध्यान से देखो। आपको निकालना है 1 चेयर + 2 टेबल की कॉस्ट निकालनी है। 1C + 2T की कॉस्ट आपको निकालनी है। क्या यहाँ से कुछ डायरेक्ट कैलकुलेशन करने पे मेरे पास 1C + 2T आ रहा है? देखो डायरेक्ट तो नहीं आ रहा है। अगर 2C + 1T आपको पूछा होता, अगर आपको 2C + 1T पूछा होता तो डायरेक्ट आ जाता। ध्यान से देखो, अगर सेकंड माइनस वन में कर देता हूँ, ठीक है, सेकंड माइनस वन में कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा? बताओ। सेकंड माइनस वन करने पे क्या आ रहा है यहाँ पे? 5 - 3 करते तो 2C आ जाता, और 3 - 2 करते तो कितना आ जाता? 1T आ जाता, और यहाँ आ जाता 400। अगर ये आपको पूछा होता ना तो आंसर डायरेक्ट आ जाता। पर यहाँ पे ये चीज नहीं पूछी गई है मेरे भाई, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा हम, कोई बात नहीं, ये इक्वेशन अगर हमने निकाल भी ली, थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करके चलते हैं। मैंने जस्ट कुछ नहीं किया है, सेकंड माइनस वन इक्वेशन की है। 5 - 3 2, 3 - 2 1, तो 1100 - 700 मेरे भाई 400 आ जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन एक तरह से आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सॉल्व क्या करना है? बेसिकली हमारा अप्रोच क्या रहेगा? हमें सी की वैल्यू और टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जैसे ही हमें सी और टी की वैल्यू आ जाएगी, इसमें डाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन बहुत इजी लग रही हैं, ये वाली और ये वाली। यहाँ देखो 2T है, यहाँ 1T है। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, मेरे भाई पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ, तो मेरे पास क्या बचता है? बताओ ध्यान से। इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, 4C + 2T बराबर 800, ये आ गई। और पहली इक्वेशन को अगर मैं उठाऊं, तो पहली इक्वेशन थी ये
अब मैं चाहता हूँ दोनों को माइनस कर दूं। अगर मैं माइनस करता हूँ, यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, 4 में से 3 गया, 1c बचा, प्लस माइनस हम बेसिकली कट रहा है, 2t - 2t, 800 में से 700 मेरे भाई 100, यानी कि मेरे पास c की वैल्यू आ गई। 1c बोलो या c बोलो, एक c की वैल्यू तो निकल गई मेरे पास, है ना। अब मुझे t निकालना है। t वाली कैसे निकलेंगी? ये जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में अगर c की जगह पे ये वैल्यू रख दूं तो t की वैल्यू आ जाएगी। देखो थर्ड इक्वेशन क्या थी, 2c, है ना। तो 2c की वैल्यू आपकी 100 प्लस 1t बराबर था 400। तो बेटा 2 × 100 200 हो गया, तो ये 200 उधर जाके माइनस हो गया, तो 1t की वैल्यू कितनी आ गई? 200। यानी कि ये आ गई आपके पास 100 और ये आ गई 200। क्या हम इस वैल्यू में रख सकते हैं? भाई c आ गया था आपका 100 और t आ गया था आपका 200। तो बेटा कितना आ गया ये? 100 प्लस 2 × 200 400, यानी कि 500। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 500, 500। क्या इतनी बात क्लियर हुई? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बहुत सही अप्रोच है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की मदद से बेसिकली सी और टी जो वेरिएबल्स है हमारी, उसकी वैल्यूज निकाली जाती हैं और वो वैल्यूज लास्ट में पुट कर दी जाती है जो आपको इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। लीजिए भाई अगला सवाल। क्या बोला है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 210, एचसीएफ दे रखा है बेटा 35, और आपको एक नंबर दे रखा है 105, दूसरा नंबर निकालना है। ये तो बहुत सरल सा सवाल है, इजी सा सवाल है, ये इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको पता होना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ किसी भी दो नंबर्स का, अगर दो नंबर्स है मेरे पास एक्स और वाई, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है भाई। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के सवाल आपने किए होंगे, उसमें आपको ये पता होगा, ठीक है। कोई भी दो नंबर से एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का जो एलसीएम होगा, एक्स और वाई का जो एचसीएफ होगा, बेटा इस फॉर्मूले में डालना है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम दे रखा है मेरे भाई 210, एचसीएफ कितना दे रखा है 35, और एक नंबर आपको दे रखा है 105। तो क्या दूसरा नंबर निकाल सकते हो? अगर दूसरा नंबर वाई मान लेते हैं तो क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो 105 से डायरेक्टली कट रहा है 2 टाइम्स, तो 2 × 35 क्या हो जाएगा भाई? 2 × 35 इज 70, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी सवाल है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इतना कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये सारे सवाल, बिल्कुल हल्के में मत रखना, यही पैटर्न आने, यही लेवल आने वाला है, कोई बड़ा लेवल नहीं है एनटीपीसी का, गलतियां नहीं करना है बस, ठीक है। मस्त प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा आपके लिए लगातार। चलिए भाई अगला सवाल। ए अकेले 15 दिन में काम करता है और बी वही काम 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? बहुत ही बेसिक सवाल है, करते हैं चलिए। मेरे भाई ए किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, ठीक है। ये आपके डेज हो गए। अगला स्टेप होता है इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम अगर आपको 15 और 18 का एलसीएम पता होगा तो 90 आएगा, है ना। नहीं अगर समझ में आता है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 15 और 18, 15 और 18 का कैसे करेंगे? 3 से कटेगा मेरे भाई 5, 3 से 6, फिर 5 से कट जाएगा 1, 6, फिर 6 से कट जाएगा, तो 3 × 5 × 6, 5 6, 5 6 को 30, 30 तिया 90, ठीक है। तो ये जो बेटा आपका होता है ये वर्क होता है, और यहां से निकलती है आपकी एफिशिएंसी। फॉर्मूला जो होता है टाइम एंड वर्क का, टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाती है आपकी वर्क डिवाइड बाय टाइम, ये आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी हम यानी कि क्षमता इसकी लिख देते हैं, 90/15 आप करोगे तो 6 टाइम्स आएगा, 90/18 करोगे तो 5 टाइम्स आएगा। यानी कि ए की जो क्षमता है वो 6 है, यानी कि क्षमता वो होती है कि जो एक दिन में जितना काम कर सकता है, ठीक है। अगर सारा काम 15 दिन में खत्म कर रहा है तो एक दिन में वो 6 काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। अगर दोनों की मिलने की बात करें तो जब भी मिलता है, 2 या 3 लोग जो भी मिलते हैं, कैलकुलेशन क्या होती है, जो उनकी एफिशिएंसी होती है वो ऐड हो जाती है।
अगर 3 लोग हैं तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, 2 लोग हैं तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। 6 + 5 मेरे भाई 11 की क्षमता से काम करेंगे। और टाइम कितना लगेगा दोनों को, तो टाइम बोले तो फिर से यहाँ पे पता चलेगा W/E, यानी कि जो वर्क है डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो वर्क मेरे भाई कितना है, 90 है। और अब उनकी एफिशिएंसी जो है बढ़ गई है, कितनी हो गई है, डबल डबल नहीं, 6 + 5 11 हो गई है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में ही आपको क्या दिया है, 90/11 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है, 90/11। अगर पूरा ऑप्शन में 90/11 नहीं दिया होता, कुछ और दिया होता, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा, बहुत बेसिक सवाल है, सवाल किए होंगे आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। इफ थ्री नंबर्स, तीन संख्याएं हैं, एक 3 5 के अनुपात में है और उनका योग मेरे भाई 10800 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा और बेसिक तरह का सवाल है, गलती नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। 3 अनुपात दे रखे हैं, 1 3 5, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 5 अनुपात है ना। योग दे रखा है मेरे भाई 1000, 10,800। रेशियो में तीनों का योग कितना होगा, 5 + 3 8 + 1 9, यानी कि रेशियो में अगर 9 योग है जो कि बराबर है 10800 के, तो मेरे भाई एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10800 डिवाइडेड बाय 9। इसको आप काट दो, 1200 आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू 1200 है, आपको क्या करनी है, सबसे बड़ी संख्या, मेरे को तो यही दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, बताओ भाई, 5 रेशियो। तो एक की वैल्यू अगर 1200 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12×5 = 60, यानी कि 6000। क्या आप लोगों का उत्तर सेम आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 6000? बताइए, सही है, आ रही है समझ में सारी चीजें? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए भाई अगले बढ़ते हैं। लीजिए मेरे भाई, एक कार ट्रेवल्स, एक कार पहली छमाही यात्रा, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी छमाही 60 किलोमीटर प्रति घंटा से करती है। पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। बेसिकली हाफ डिस्टेंस वो पहले कवर कर रही है इस स्पीड से, 50 की स्पीड से, अगला जो हाफ डिस्टेंस है वो कवर कर रही है 60 की स्पीड से। ठीक है, तो आपको आप उसकी क्या बतानी है, औसत गति, यानी कि एवरेज स्पीड बतानी है मेरे भाई। एक तो तरीका है कि आप इसको पूरा कैलकुलेट करो, ठीक है ना, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वैसे करके करो। या फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, वो आप यूज करना। अगर आपको वो फॉर्मूला याद रहेगा तो बड़ी अच्छी बात है, आप फटाफट से काम कर सकते हो। बेटा एक केस है पहला, जब डिस्टेंस बराबर दिए गए हैं, डिस्टेंस इक्वल दिया गया है, ठीक है, और एक स्पीड अगर x है और दूसरी स्पीड y है, ठीक है, और डिस्टेंस बराबर बताया गया है, तो बेटा जो एवरेज स्पीड होने वाली है, एवरेज स्पीड हमेशा होगी 2xy/x+y, और लास्ट में यूनिट वही रहने वाली है, km/h। ये नोट डाल लो एकदम बराबर दिमाग में। एक और चीज याद रखना, अगर टाइम बराबर दिया गया है मेरे भाई, कभी 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 आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये दिया जाता है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो चल रही हैं, उतने ही टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो y किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी कि आप समझ रहे हो, डिस्टेंस बराबर नहीं होगा उस केस में। कुछ टाइम के लिए, यानी कि माना कि एक जर्नी कवर कर रही है, आधी जर्नी जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की, आधी जर्नी जो टाइम है, टाइम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टाइम अगर बराबर है आधी जर्नी का, आधी जर्नी जो है x किलोमीटर से और आधी जर्नी y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर रही है कवर, तो उसकी एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो अगर ये केस है, टाइम बराबर है, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम बराबर है, तो मेरे भाई एवरेज स्पीड फिर सिंपल हो जाती है, एवरेज स्पीड बेटा सिंपल एवरेज हो जाती है आपकी x+y/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा, पता होगा, तो आप समय से पहले क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अभी यहाँ पे पहली बात कौन सा लगेगा, फर्स्ट लगने वाला है क्योंकि डिस्टेंस बराबर दिया गया है। तो फटाफट से हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड, 2xy/x+y, यही है। तो मेरे भाई 50 और इधर कितनी आ गई, 60, है ना, डिवाइडेड बाय 50 + 60, यही है। चलिए 2 × 50 × 60, नीचे आ गई 110,
ये कट गया, ठीक है। ऊपर की कैलकुलेशन आप करो, 50 × 2 तो 100 हो गया, 6 × 100 600 हो गया, तो 600 डिवाइड बाय 11। अब देखो इसको काट के देखो, नियरेस्ट पहुंचना है हमें। पहले ये 5 से कटेगा, 11 5 55, बचेगा 45, है ना। तो 45 कितने से कटेगा, 11 4 टाइम से, 54 पॉइंट समथिंग। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 54 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए आगे करने की जरूरत है क्या? नहीं दिख रही है ना। अगर यहाँ पे कुछ 54 पॉइंट समथिंग दो नंबर्स होते तो हम चेक कर सकते थे, बट यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आंसर है आपका, ए ऑप्शन है 54.54। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े, लीजिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोला है, ए और बी की आय 3:2 दिया है, ठीक है, 3:2 के अनुपात में है, और उनके व्यय क्रमशः 14,000 और 10,000 है। यदि ए 4,000 बचाता है तो बी की बचत कितनी होगी? सिंपल सी बात है, जो इनकम का रेशियो दे रखा है वो ठीक है, 3:2 है, और जो उनका एक्सपेंडिचर है यानी कि जो खर्च है वो दिया गया है पैसों में 14,000 और 10,000। ए की आपको बचत दी गई है 4,000, तो आपको बी की बचत निकालनी है, ठीक है जी। चलिए ए बी, अगर मैं इनकम की बात करूं बेटा, तो इनकम का मुझे रेशियो पता है 3:2। एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर की मुझे वैल्यू पता है 14,000, और इधर कितनी है जी, 10,000, ठीक है। अगर मैं सेविंग्स की बात करूं तो सेविंग्स इसकी दी है 4,000, और इसकी हमें फाइंड करनी है। क्या यही सवाल है? बिल्कुल जी यही सवाल है। चलिए, तो भाई इनकम होती क्या है, इनकम होती क्या है बताओ। इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि जो आय है वो आय क्या होती है, खर्च प्लस बचत। जो आपका खर्च है और जो बचत है उसको अगर आप ऐड कर दोगे तो इनकम बनेगी। तो मेरे भाई अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करता हूँ इसकी, तो क्या आप इनकम बता सकते हो कितनी आएगी? 14,000 प्लस 4,000, 18,000 के बराबर होगी। बट रेशियो हमें इनकम का कितना दे रखा है, 3, यानी कि 3 रेशियो बराबर 18,000। तो क्या आप बता सकते हो एक रेशियो बराबर कितना होगा? 18,000 डिवाइड बाय 3, तो आप करोगे तो आ जाएगा यहाँ से 6,000। अच्छा, यहाँ पे इनकम कितनी दे रखी है, 2 रेशियो, तो मैं 2 की वैल्यू निकाल लूंगा, 2 की वैल्यू आ जाएगी 12,000। सिंपल है, अगर एक की वैल्यू 6,000 है तो 2 की वैल्यू 12,000 आ जाएगी। अगर ये इनकम 12,000 है बेटा, 12,000 में से 10,000 खर्च कर देगा, तो माइनस कर दो 12,000 माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा? 2,000। यानी कि बचत कितनी करने वाला है? 2,000 की। बात समझ में आई ना। इनकम मेरे पास आ गई 12,000, उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, खर्च माइनस कर दिया 10,000, तो सिंपल सी बात है बचत निकल के आएगी। बचत कितनी आ गई? 2,000। ठीक है, यही तो हमें पूछा था। अरे बात समझ में आई कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी सही चल रहा है, समझ में आ रही है चीजें? लाइक ठोक दो यार, जाके वीडियो को लाइक ठोको, एक कोई ना कोई प्यारा सा एक कमेंट जरूर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर दो, क्या आप अगली वीडियो में चाहते हो वो भी बताना। चलिए भाई अगला सवाल, बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल, मस्त सवाल। अब उसको रीजनिंग का सवाल बोलोगे कि मैथ्स का, वो आपकी मर्जी है। मैंने मैथ्स में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसलिए मैथ्स में डाल दिया। भाई यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, कर देंगे। कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है। ये जो है 45 9, ये एज इट इज लिखना है। बस क्या है, माइनस का अर्थ क्या है बेटा, माइनस मीन्स क्या है, डिवाइड, ठीक है। प्लस मीन्स, प्लस मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई मीन्स है प्लस। तो बॉड मास लगेगा। अगर आपने बॉड मास का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है अभी तक, तो जाके मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, ग्रुप डी वालों के लिए थी, बट आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनटीपीसी और ग्रुप डी लेवल अच्छा रखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख सकते हो। उसमें बहुत सारे प्रश्न है बॉड मास के, और जो सिंप्लीफिकेशंस है, सर्ट्स एंड इंडिसेस है, ये सारे भी कराए हुए हैं, ये भी आप कर सकते हो। बॉड मास पे आधारित हैं सारे, ठीक है। तो जैसा कि हमें बॉड मास में पता है कि ये प्रायोरिटी रहती है बेटा, यहाँ से प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, लास्ट प्रायोरिटी ये, तो बीच में क्या आता है, ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स, ये है डिवीजन आपका। तो फर्स्ट आपका डिवीजन आता है, लास्ट में ये फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम डिवीजन करने वाले हैं यहाँ पे। तो 45 डिवाइड, ये बेसिकली ये है, अगर आप इसको देखना चाहते हो ऐसे, तो ये है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह की कैलकुलेशन में हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड पहले कर दो 5 गुना, है ना, 5 × 4 + 5 हो गया ये। अब डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई, तो 5 × 4 हम पहले करेंगे,
20, 5 × 4 पहले करेंगे, +5 आएगा और लास्ट में हम प्लस करेंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी 25। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, बॉड मास आप लगाओ, बॉड मास के बिना कुछ भी नहीं है यार, कैलकुलेशंस बेकार है बॉड मास के बिना। ठीक है, तो प्रॉपर करना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना है, गलती नहीं करनी है। चलिए भाई, अगले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, क्या दिया है? एक घनाकार बॉक्स यानी क्यूबॉइड बॉक्स मेजर्स कितना दिया है? 80, 60, 40 लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। ठीक है जी, बॉक्स को कवर करने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? पूरा एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाना है। ठीक है, इसमें देखता हूँ मैं अगर इसमें कोई पैटर्न होगा क्यूबॉइड का, तो कोई बात नहीं, नहीं है इसमें पैटर्न, मैं आपको वैसे बना के दिखा देता हूँ। आप सभी को पता होगा कि जो क्यूबॉइड है वो किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से, है ना? ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी एक अटेम्प्ट है। देखो भाई, 3 साइड्स होंगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो वो डायमेंशंस आपको दे रखी हैं ऑलरेडी। अगर लेंथ की बात करें, लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर्स, और मेरे भाई हाइट दे रखी है 40 सेंटीमीटर्स। तो जब भी एरिया की बात करी, हाँ देखो, एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया की जब भी बात करेंगे तो क्यूबॉइड का एरिया आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है मेरे भाई? सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप कर सकते हो, ये होता है फॉर्मूला LB+BH+HL, और इसको 2 टाइम्स कर दो आप, है ना? LB मतलब ये वाला एरिया, लेंथ और ब्रेथ वाला, सॉरी, ये वाला, ये आपकी लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये वाला एरिया हो गया लेंथ ब्रेथ। ठीक है, और ये आपका ब्रेथ है, ये हाइट है, तो BH ये वाला एरिया हो गया, और L और LH वाला एरिया ये हो गया। तो ये 3 आपकी फेस कवर हो गए, टोटल फेस 6 होते हैं। ऐसे ही अपोजिट में भी होगा, LB इधर भी होगा इधर भी होगा, वैसे ही। तो LB+BH+HL करते हैं, गुणा 2 करते हैं। तो LB बता दो फटाफट। चलिए भाई, कैलकुलेशन करेंगे। LB बता दो, क्या लिख सकते हैं? 60, सॉरी, 80 × 60 प्लस BH बता दो 60 × 40 और प्लस 40 × 80, यही है ना? चलो फटाफट से कैलकुलेशन करो। 8 × 48 100 प्लस 6 4 2400, 4 × 8 3200। ठीक है, बताओ भाई कितना है ये? ऐड करो, डबल जीरो तो यहाँ आ गया, 8 4 12 2 14, एक हासिल, 5 6 7 3 10, यानी कि 10400, और 2 से गुणा होगा तो 20800। क्या यही उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका, बताइए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी 20800। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़े, लीजिए भाई अगले सवाल की ओर। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 10 है। 2 अंक की संख्या योग जो है दोनों का 10 है। यदि अंकों को उलटने पर संख्या 54 से घट जाती है तो परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फंडा है, एक 2 डिजिट नंबर दे रखा है, उन नंबर्स का सबसे पहली चीज जो दे रखी है, दोनों नंबर्स को ऐड करके 10 आने वाला है। ठीक है, और अगर उसको रिवर्स कर देते हो आप, सपोज 52 नंबर है, उसको 25 कर दिया, तो जो डिफरेंस आने वाला है वो 54 का आने वाला है। तो इस तरह के सवालों में आप बिल्कुल भी इक्वेशन फॉर्म मत किया करो, आप सीधे क्वेश्चंस के ऑप्शन पे जाया करो और ऑप्शंस को ट्राई करके देखा करो। तो क्या बोला है भाई? पहला नंबर अगर 7 3 है, पहले तो ये चेक कर लो क्या 7 और 3 10 है? 7 और 3 10 होना चाहिए, है। ठीक है, अगले पे जाते हैं। तो अगर नंबर को मैं उल्टा करता हूँ, तो नंबर को उल्टा करने पे डिफरेंस कितना आना चाहिए? 73 को उल्टा किया तो 37, डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 13 - 7 6, और 6 में से 3 36, क्या 54 आ रहा है? डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखते हैं 28, भाई 28 का तो उल्टा ही 82 है, तो ये तो डिफरेंस माइनस में चला जाएगा। उसने बोला कि 54 से घट जाती है, तो यानी कि जो डिफरेंस है वो प्लस में आना चाहिए, इसमें तो माइनस में आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन 82, भाई 82, 8 और 2 10 है, पहली चीज सही है। 8 और 2 को रिवर्स करेंगे तो 2 8 आ जाएगा, 12 में से 8 डिफरेंस लो, 12 में से 8 4, और 7 में से 2 5, यानी कि 54 डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई।
आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सही उत्तर पे पहुंच गए तो कॉन्फिडेंटली, पहली बात तो अपने कैलकुलेशंस पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप सही उत्तर निकाल रहे हो तो वो सही जवाब है। ये नहीं कि आप पहला सही निकाल दिया उसके बाद तीनों ऑप्शंस फिर चेक कर रहे हो, क्या मतलब है फिर? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, आज का आखिरी सवाल, पार्ट 1 का आखिरी सवाल, फटाफट से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ फ्रैक्शंस इज करेक्ट? कौन सा दिया गया भिन्नों का क्रम सही है? क्रम कैसा दिया गया है मेरे भाई? ये कैसा है? ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना? असेंडिंग ऑर्डर में जो क्रम है वो दे रखा है। तो हमारे पास चार फ्रैक्शंस है, 13/33, 32/47, 20/47 और 25/27। कैसे हम देखेंगे? बहुत सारे तरीके होते हैं यार फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के, और सारों में एक जैसा तरीका नहीं लगता है। बट आपको अवेयर रहना है कि चीजें अगर दिख रही हैं, जो जो चीजें दिख रही हैं उसको सॉर्ट करते हुए चलो। पहली चीज मुझे जो दिख रही है यहाँ पे कि ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या आप बता सकते हो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर का बड़ा वाला नंबर है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है? ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर x बाय वाई और z बाय वाई है, अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है मेरे भाई, तो जो नंबर बड़ा होगा, सपोज अगर x ग्रेटर देन z दिया है, ये नंबर अगर बड़ा है तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन भी बड़ा होगा इससे। ठीक है, पहली चीज। तो अगर मैं इस चीज को सही मानूं तो कह सकता हूं कि 32/47 कहीं ना कहीं बड़ा है 20/47। तो ये फ्रैक्शन आगे आने वाला है। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ये उल्टा है? पहला ही है ना, पहले में ये छोटा बताया गया, तो ये तो नहीं है ऑप्शन, है ना? ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और दिख रही है, 25 और 27 नियरेस्ट नंबर है, यानी कि अगर ये 27 होता तो 1 आता आंसर। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1 के बराबर है ये, ऑलमोस्ट 1 के बराबर ये दिख रहा है। और ये ऑलमोस्ट कितना दिख रहा है देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी कटिंग करता हूं, आप यहाँ पे ये चीज तो आपको कंफर्म है, ये बड़ा है, ये 1 के बराबर है। क्या ये 1 के बराबर है? ये 1 के बराबर तो नहीं है, ये 1 के बराबर नहीं है, ये लेस देन 1 दिख रहा है। 32/47 जो आप करोगे आप सॉल्व, तो एक अप्रोक्सीमेट आपको 1 से तो काफी छोटा दिख रहा है। इसका मतलब ऐसा यहाँ पे और कोई भी नंबर नहीं है जो 1 के नियरेस्ट, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है। तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि लास्ट वाला नंबर तो मुझे मिल गया। 25/27 लास्ट में किस किस में है? देखो इसमें नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, बी। दो ऑप्शन बच गए मेरे भाई मेरे पास। अब मुझे बस ये चेक करना है कि लास्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या है। अगर मैं फर्स्ट वाला चेक कर लूं तो इन दोनों को चेक कर सकते हो आप भाई। 13/33 और 20/47 में से कौन सा बड़ा है? दो तरीकों से इसको चेक कर सकते हो। पहली चीज, आप इसको डिवाइड करके देखो। 13 से एक बार डिवाइड करो उल्टे में, सीधे में नहीं, सीधे में डिफिकल्ट होता है तो आप उल्टे में ट्राई करो। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि आप उल्टे में ही इसको डिवाइड करो, 13/33 पॉइंट समथिंग निकालो। मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों है? आपको कंपेयर ही तो करना है, तो आप उल्टा डिवाइड करो, क्या दिक्कत है? 13 13 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स 26। ठीक है, कितना बचा? 7, 7 बचा 70, है ना? तो 13 6 जा 78, ज्यादा हो जाएगा, 13 5 65, मतलब 25 मतलब 2.5 जाएगा ये कहीं ना कहीं। ठीक है, 2.5 समथिंग जा रहा है ये। ठीक है, आगे नहीं कर रहा मैं, 2.5 समथिंग जा रहा है। इसको आप कैंसिल करो 20 से, या 2 से कर लो, लास्ट में पॉइंट लगा देना। 2 से 10, 2 से 2 2 4 2 3 6.5। तो 10 से डिवाइड पॉइंट हटेगा तो 1/2.35 आएगा। तो ये कहीं ना कहीं 2.5 है और ये कहीं ना कहीं 2.35 है। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा भाई? अगर डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो ओवरऑल फ्रैक्शन ये छोटा होगा। ये आपको समझ में आ रही है क्या बात? देखो ध्यान से, अगर ये नीचे वाला नंबर छोटा है तो ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि 13/33 छोटा है 20/47 से। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एक और तरीके से मेरे भाई कंपेयर कर सकते हो आप इसको, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दिमाग में उस समय पे पेपर के टाइम पे क्या चल रहा है, एग्जाम के टाइम पे क्या चल रहा है, वो कोई नहीं जानता, वो सिर्फ हमारा दिमाग जानता है। दूसरा एक अच्छा तरीका और भी है, अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 33 × 20 करो आप, 33 × 20 जैसे ही करोगे तो आप आएगा 660। और 47 × 13 करो, देखो भाई 47 × 13, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है वो वैसे सॉल्व करो। 13 7 91, 13 4 कितना, 52, 52 + 9 61। मेरे भाई 611 आएगा।
इतना ठीक है। तो आप मुझे बताओ 660 बड़ा है कि 611? आप बोलोगे सर 660 बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन किसके साइड में है? इस वाले का, तो ये बड़ा हो गया। यानी कि वही बात आई, 20/47 बड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर सी, है ना? बात समझ में आई कि नहीं? तो बेसिकली अगर ये तो ऑप्शन से भी पता चल रहा है, तो ऑप्शन से कर लो, अदरवाइज यही सीक्वेंस आपका बनने वाला है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई ये आपको समझ में आया होगा। पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसीलिए आपकी आरआरबी एनटीपीसी की अगली सीरीज भी मैं लेके आने वाला हूँ। पार्ट 2 पार्ट 3 सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैं कवर कराऊंगा। और जिन जिन का एग्जाम्स हैं 5 जून से स्टार्ट हैं, उनको ऑल द बेस्ट। आप एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, और ये सीरीज थोड़ा सा टाइम निकाल के बिल्कुल देखना मेरे भाई, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा जो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आरआरबी एनटीपीसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी वाली जो सीरीज चल रही थी उसको थोड़े टाइम के लिए पॉज करूंगा, और एनटीपीसी के साथ भी आप आरआरबी ग्रुप डी वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो, सीखने को आपको भी मिलने वाला है इसमें। तो चलिए, आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।